नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। वित्त आयोग के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला, 3 नई पोस्ट की गठित। अरविंद पनगड़िया हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। केरल में बना भारत का पहला ग्राफीन सेंटर, R&D पर होगा निवेश। कार्बन का अपरूप है ग्राफीन। और ग्रीनलैंड पर नया शोध आया सामने, तेजी से पिघल रही है बर्फ, समुद्र के जलस्तर में हुआ इजाफा। आइए खबरों की शुरुआत करें। यूनियन कैबिनेट ने वित्त आयोग को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। क्या है ये फैसला? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने वित्त आयोग के लिए 3 ऑफिसर लेवल की पोस्ट गठित की है। इनमें 2 पोस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी की है और 1 इकोनॉमिक एडवाइजर की। नवगठित पोस्ट वित्त आयोग को उसके कार्यों में मदद मुहैया कराएंगी। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया है। वहीं ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया है। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपेगा। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। इसे हर 5 साल पर या उसके पहले राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका काम केंद्र और राज्यों के बीच कुल कर के विभाजन के बारे में सिफारिश करना होता है। राज्यों को दी जाने वाले अनुदान और सहायता के बारे में भी इसके द्वारा सिफारिश की जाती है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, यानी बाध्यकारी नहीं होती। सरकार के ऊपर इन सिफारिशों को लागू करने की कोई बाध्यता नहीं है। वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद संतुलन में भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग को NK सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस वित्त आयोग ने राज्यों के लिए केंद्र के टैक्स पूल में से 41% की सिफारिश की थी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने केरल में 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किए। इनमें एक है भारत का पहला ग्राफीन सेंटर, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, और दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स। इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स एक यूनिक फैसिलिटी है। इसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और केरल सरकार ने मिलकर लॉन्च किया है। इसका मकसद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दायरे में सेंसर्स का विकास करना। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, केरल सरकार और टाटा स्टील ने मिलकर गठित किया है। इसका मकसद ग्राफीन के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMET थ्रिशूर इन सेंटर्स के लिए टेक्निकल पार्टनर हैं। ये सेंटर ग्राफीन सुपर कैपेसिटर, ग्राफीन कंडक्टिंग इंक्स, ग्राफीन एल्यूमिना सिरेमिक्स, सॉयल मॉइस्चर सेंसर जैसे उत्पादों पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि ग्राफीन कार्बन का एक 2D अपरूप है। दरअसल प्रकृति में कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, जिसे कार्बन के अपर रूप कहते हैं। इसमें कार्बन के अणुओं की सिंगल लेयर हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज्ड रहती हैं। ग्राफीन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस कई क्षेत्रों में हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, डिफेंस और अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इसका प्रयोग सुपर कैपेसिटर्स, टच स्क्रीन, बेटर एनर्जी स्टोरेज में किया जाता है। बायोमेडिकल में ग्राफीन का प्रयोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में किया जा सकता है। पर्यावरणीय मॉनिटरिंग के लिए ग्राफीन के जरिए अल्ट्रा मॉनिटरिंग सेंसर्स बनाए जाते हैं। आपने न्याय की देवी की प्रतिमा देखी है। आपने देखा होगा कि न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू होता है और दूसरे हाथ में एक तलवार। इसके साथ ही आंखों पर पट्टी बंधी होती है। आंखों पर पट्टी समता का प्रतीक है, यानी आंखें इसलिए बंद हैं ताकि न्याय करते समय कोई भी भेदभाव ना हो। लेकिन व्यवहार में ऐसा होते दिखता नहीं। कुछ पोजीशंस यानी पद ऐसे होते हैं जहां पर कानून प्रायर अप्रूवल की बात करता है। दरअसल आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। मतलब ये कि 2 जज जिनका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही बात पर अलग अलग है। ये मामला था चंद्रबाबू नायडू पर स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में FIR को रद्द करने का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी का रुख अलग अलग है।
जस्टिस बोस का कहना है कि सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को राज्य सरकार से प्रायर अप्रूवल की जरूरत थी। वहीं जस्टिस त्रिवेदी का मानना है कि प्रायर अप्रूवल जरूरी है, लेकिन केवल ऐसे मामलों की तफ्तीश में जो 2018 के बाद घटित हुए हैं। हमारे लिए प्रायर अप्रूवल के इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। साल 2003 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 को संशोधित किया गया था। इस एक्ट से सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को शासित किया जाता है। इसकी धारा 6A के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच के लिए केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना होगा। यदि ये जांच ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारी के खिलाफ की जा रही है। फिर साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जरूरत को रद्द कर दिया था। इसके बाद साल 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17A में एक प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया। इसके मुताबिक अगर कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस एक्ट के तहत अपराध करता है तो जांच से पहले केंद्र या राज्य सरकार या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा। इस प्रावधान को लेकर सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि ऐसे प्रावधान भ्रष्टाचार में इजाफा ही करेंगे। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी लिस्टेड है। ग्लोबल वार्मिंग से प्रकृति को इंसानी सोच से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दरअसल नेचर जर्नल में एक रिसर्च छपी थी। इसके मुताबिक हाल के दशकों में ग्रीनलैंड से पिछले अनुमान से कहीं ज्यादा आइस मेल्ट हुई है। इसने साल 2002 से तकरीबन 20% से ज्यादा समुद्र के जलस्तर में वृद्धि करने में योगदान दिया। पिछले अनुमानों के मुताबिक बीते दशकों में ग्रीनलैंड आइस शीट से 5000 गीगा टन तक आइस लॉस्ट हुआ है। हालिया रिसर्च से एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई है। यूएसए के शोधकर्ताओं ने 2,40,000 ग्लेशियर टर्मिनल पॉइंट्स की सैटेलाइट इमेजेस का प्रयोग करके आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक पिछले दशकों में ग्रीनलैंड के हर ग्लेशियर से आइस थिनिंग हुई है। ग्लेशियर टर्मिनस पॉइंट से मतलब उन पॉइंट से है जहां पर ग्लेशियर समुद्र से मिलते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो ग्रीनलैंड की आइस शीट मौसमी परिवर्तनों के प्रति सबसे ज्यादा सुभेद्य है। सर्दियों में इनमें विस्तार यानी एक्सपेंशन होता है तो गर्मियों में ग्लेशियर रिट्रीट यानी सिकुड़ जाते हैं। ग्लेशियर रिट्रीट से मतलब ग्लेशियर्स के सिकुड़ने या आकार में कमी आने की प्रक्रिया से है। ऐसा तब होता है जब ग्लेशियर से बर्फ के पिघलने की मात्रा बर्फ के एक्यूमुलेशन यानी संचयन की मात्रा से अधिक हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि बर्फ का पिघलना भर चिंता का विषय कैसे हो सकता है। दरअसल बढ़ते वैश्विक तापमान से बर्फ पिघलेगी। बर्फ के पिघलने से ताजा पानी समुद्रों में जाएगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। इससे कई आइलैंड कंट्रीज डूब सकती हैं। इसके साथ ही बर्फ के पिघलने से आया ताजा पानी समुद्री धाराओं के सिस्टम से छेड़छाड़ करेगा, जिससे पृथ्वी में कई जगह भीषण बारिश हो सकती है और कई जगह भीषण सूखा पड़ सकता है। शहर डूब जाएंगे, खेत खलिहान बर्बाद हो जाएंगे। इससे खाद्य सुरक्षा संकट, बड़े पैमाने पर विस्थापन और मानवीय संघर्ष जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड का 80% भाग बर्फ से ढका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नॉन कॉन्टिनेंट आइलैंड है जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों के बीच में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के तहत एक ऑटोनोमस कंट्री है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने आधुनिक स्टाम्प शुल्क व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने के लिए भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 का मसौदा तैयार किया। आपको बता दें कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एक संविधान पूर्व अधिनियम है जिसे आधुनिक स्टाम्प शुल्क व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए समय समय पर संशोधित भी किया गया था। इस अधिनियम में निहित कई प्रावधान निरर्थक हो गए हैं। इसलिए भारत सरकार वर्तमान वास्तविकताओं और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक नया कानून ला रही है। एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस की 12वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति ने इस महासभा का उद्घाटन किया। 12वीं महासभा की थीम द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है। यह सभा शांति, सामाजिक और आर्थिक प्रगति, न्याय और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने के लिए एशियाई बौद्धों की गहन आकांक्षाओं का प्रतीक है। आपको बता दें कि इस सभा को मंगोलियाई बौद्धों के प्रमुख खम्बो लामा समागिन गोमोजो के अनुरोध पर 1970 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मंगोलिया के उलान बाटार में स्थित है तथा यह 19 जनवरी को बोधगया में क्षेत्रीय समन्वय कार्यालय का उद्घाटन करेगी। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MP-LED के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए लॉन्च किया गया।
यह एप्लीकेशन सुविधा और पहुंच प्रदान करेगी। इसके साथ ही सांसद अपने मोबाइल पर परियोजनाओं का प्रस्ताव देने, ट्रैक करने और निगरानी करने में सक्षम होंगे। यदि हम MPLAD की बात करें तो इसे पहली बार 1993 में लाया गया था। यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसके तहत धनराशि सीधे सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पनामा नहर में लगभग 22 मिलियन वर्ष पुराना एक खोए हुए जंगल का पता लगाया है। आपको बता दें कि पनामा नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है। यह दुनिया के 2 सबसे रणनीतिक कृत्रिम जलमार्गों में से एक है और यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नहर के निर्माण की शुरुआत फ्रांस ने की थी, लेकिन बाद में इसे पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। आगे जाकर 1999 में नहर का नियंत्रण पनामा को हस्तांतरित कर दिया गया। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत लुप्त प्राय कोलम जनजाति को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह भारत के राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना इत्यादि में निवास करती है। इन्हें कोलम्बोली, कुलमे और कोलमी के नाम से भी जाना जाता है। यह कोलमी भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ भाषा से संबंधित है। इस समुदाय के लोग अन्य भाषाएं भी बोलते हैं, जैसे मराठी, तेलुगु या फिर गोंडी। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन सेंटर कहां स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है? वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या फिर सरकारी आयोग। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, तिब्बतन ब्राउन बियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इसकी उपस्थिति सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बहुतायत में है। तिब्बतन ब्राउन बियर लोक कथाओं में प्रचलित येती है। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। उपर्युक्त में से सही कथन को चुनना था। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी तीनों कथन सही हैं। सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल तीसरा कथन सही है। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल ने UPI को बढ़ावा देने के मकसद से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? अमेजन, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट। सही जवाब है विकल्प बी, यानी गूगल। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। साथ ही आज जो सवाल पूछे गए हैं उनके सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और बुलेटिन को लाइक करना नहीं भूलना है। नमस्कार।